हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको कॉकरेन रिस्क ऑफ बायस टूल बताऊंगी। ठीक है, तो इसके लिए जो पहले तो आपको पता होना चाहिए रिस्क ऑफ बायस क्या है। अब रिस्क ऑफ बायस जो है, हम रिसर्च में जब कोई स्टडी होती है या कोई ट्रायल होता है या किसी की भी टाइप की स्टडी, जैसे ऑब्जर्वेशनल हो गई या फिर रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हो गया, अब उस स्टडी की क्वालिटी, उसकी ट्रायल की क्वालिटी या उसकी एविडेंस की क्वालिटी जो असेसमेंट होती है उसकी, वो हम किसके ज़रिए करते हैं? कॉकरेन रिस्क ऑफ बायस टूल के ज़रिए करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके किसी भी स्टडी की ट्रायल की क्वालिटी या उसकी एविडेंस की क्वालिटी असेस करने के लिए। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली 6 डोमेन्स ऑफ बायस होते हैं इसमें। ठीक है, उसमें सबसे पहले जो आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है सिलेक्शन बायस। ठीक है, ये फर्दर डिवाइड होता है 2 में, रैंडम सीक्वेंस जनरेशन और एलोकेशन कंसीलमेंट। ठीक है, अब रैंडम जो है सीक्वेंस जनरेशन में क्या आ जाता है, इसमें आप ये देखते हो कि हाउ यू गेट पार्टिसिपेंट्स इन योर स्टडी। ठीक है, यानी कि आप जब कोई रिसर्च कर रहे हो तो आपने जो पार्टिसिपेंट्स लिए, आपने जो डेटा ली, उन पार्टिसिपेंट्स को आपने अपनी स्टडी में इनरोल कैसे किया। ठीक है, तो वो इसमें हम वो तरीका जो है मेंशन होना ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे कि आइदर वो कंप्यूटर जनरेटेड है, रैंडमाइजेशन की गई है या किस तरीके से किया गया है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? रैंडम सीक्वेंस जनरेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एलोकेशन कंसीलमेंट। इसमें क्या आ जाता है कि जैसे आपने जो पार्टिसिपेंट अपने इनरोल किए हैं, अब उसको हम फर्दर जो है ग्रुप्स में डिवाइड किस तरीके से कर रहे हैं, जैसे कि यानी कि उसको एनवेलप तरीके से कर रहे हैं, कंसीलमेंट के तरीके से कर रहे हैं एलोकेशन, या फिर 1:1 के तरीके से कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन बायस। क्या हो जाता है, इसमें हम करते हैं कि जो है ये इज़ दिस स्टडी इज़ ट्रूली रैंडमाइज्ड, कंप्यूटर जनरेटेड है या नहीं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हम करते हैं कि जो स्टडी है वो रिमोट रैंडमाइजेशन है या सील्ड ओपेक एनवेलप है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये जो है हमारे पास परफॉर्मेंस बायस है। इसमें हम क्या करते हैं, ब्लाइंडिंग ऑफ पार्टिसिपेंट एंड पर्सनल देखते हैं। ठीक है, अब ब्लाइंडिंग ऑफ पार्टिसिपेंट और पर्सनल में क्या आ जाता है कि जो आपके जो पार्टिसिपेंट्स, यानी कि चाहे वो पेरेंट्स हों, गार्डियन हो या कैरियर्स हों, पर्सनल यानी कि स्टाफ वर्किंग ऑन ए ट्रायल। ठीक है, जो आपकी स्टडी में आपकी हेल्प के लिए जो स्टाफ रखा हुआ होता है वो। ठीक है, अब इनकी ब्लाइंडिंग की है, क्या उन्हें पता है कि वो किस ग्रुप में जाएंगे या किस ग्रुप में नहीं जाएंगे? अगर तो ब्लाइंडिंग की हुई है दैट मीन्स कि लो रिस्क ऑफ बायस है, और अगर नहीं की हुई, नॉट ब्लाइंडेड, तो हाई रिस्क ऑफ बायस है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जो डिटेक्शन बायस। ठीक है, डिटेक्शन बायस में क्या आ जाता है, ब्लाइंडिंग ऑफ आउटकम असेसमेंट। अब ये जो असेसर है, ये जो स्टडी पर्सनल भी हो सकता है या फिर कोई दूसरा जो है पीपल भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या देते हैं कि उस जो असेसर है उसको क्या पता है कि वो किस ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स हैं या किस ग्रुप में नहीं हैं। ठीक है, वो भी ब्लाइंडेड है या नहीं है। ठीक है, तो अगर ब्लाइंडेड है तो सेम रूल फॉलो होता है, आपकी जो स्टडी है वो लो रिस्क ऑफ बायस है। अगर नहीं है, नॉट ब्लाइंडेड, दैट मीन्स योर स्टडी इज़ हाई रिस्क ऑफ बायस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एट्रिशन बायस। अब एट्रिशन बायस में हम क्या देखते हैं कि जो ड्रॉप आउट्स हैं हमारे, यानी कि हमने जो फॉलोअप, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने फॉलोअप नहीं किया, जो ड्रॉप आउट हो गए, उनकी हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। अब IOD क्या है, यानी कि आपकी इनकम्प्लीट आउटकम डेटा। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं कि जो अगर ड्रॉप आउट्स हुए हैं या नहीं हुए हैं, अगर हुए हैं तो वो ग्रुप्स में बैलेंस्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं, और अगर और इसके बाद जो दूसरा सवाल आ जाता है कि वो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है या नहीं किया हुआ। ये 3-4 चीज़ें हम जो है एट्रिशन बायस में देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिपोर्टिंग बायस। रिपोर्टिंग बायस में हम क्या देखते हैं, सिलेक्टिव रिपोर्टिंग देखते हैं, यानी कि जो भी रिसर्चर ने अपना जो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग उसने रिज़ल्ट में सारे जो वेरिएबल्स हैं वो मेंशन किए हैं या नहीं किए हैं।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अदर बायस। अदर बायस में हम बेसिकली दो चीज़ें देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और फंडिंग सोर्स, मेन चीज़ें ये हैं, ठीक है। अब या तो मेंशन किया हुआ है कि फंडिंग का या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें ये नहीं देखेंगे हम लोग कि फंडिंग दी हुई है या नहीं दी हुई, वही जस्ट फोकस्ड ऑन के उसने मेंशन किया हुआ है या नहीं किया हुआ, चाहे वो फंडिंग उन्होंने नहीं ली किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से या फिर ली है, तो उससे बस ये मेंशन करना ज़रूरी होता है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी यही है, मेंशन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका कॉकरेन जो है रिस्क ऑफ बायस टूल जो है, ये 3 उस पर कंसिडर करता है, यानी कि माइनस जो क्या शो करता है, हाई रिस्क ऑफ बायस, ठीक है। यानी कि अगर हाई रिस्क ऑफ बायस है, दैट मीन्स योर स्टडी इज़ नेगेटिवली अफेक्टेड, यानी कि आपकी जो स्टडी है वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। और अगर आपका रिस्क ऑफ बायस लो है तो आपकी स्टडी उतनी ही पॉजिटिव है, उतनी ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। और इसमें जो है कुछ चीज़ें यानी कि रिसर्चर ने बताई हुई है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे रैंडमाइजेशन का, तो बताया हुआ है कि रैंडमाइजेशन की हुई है, लेकिन ये नहीं बताया हुआ कि किस तरीके से की हुई है, कंप्यूटर जनरेटेड है या कुछ और है। तो अगर ये क्या हो गया, हमारा अनक्लियर असेसमेंट वो स्टेटमेंट हो गई, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, यानी कि अनक्लियर। ये जो 3 चीज़ें हैं ये कॉकरेन रिस्क ऑफ बायस टूल को शो करते हैं स्टडीज़ में। ये आप एक ये देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल कि यहाँ पे जो ये डिफरेंट स्टडीज़ हैं, ऑथर के नाम, उसके बाद ईयर लिखते हैं हम इसमें, और उसके बाद हम मेंशन करते हैं कि क्या क्या ऑथर ने अपनी स्टडी में मेंशन किया है और क्या नहीं किया, ठीक है। अब सिलेक्ट, ये जो सबसे पहले जो आ जाता है वो रैंडम सीक्वेंस जनरेशन आ जाता है। इसमें हम 2-3 चीज़ें देखते हैं, जैसे कि अगर जो है आपकी स्टडी में रैंडमाइजेशन की हुई है लेकिन कंप्यूटर जनरेटेड का नहीं बताया हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, अनक्लियर, यानी कि क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर दोनों चीज़ें बताई हुई हैं तो हम प्लस देंगे, ठीक है, और कुछ भी नहीं बताया हुआ तो हम माइनस देंगे। सेम वे में एलोकेशन कंसीलमेंट, ठीक है। अब रैंडमाइजेशन तो की हुई है लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि एनवेलप के थ्रू की है या 1:1 के थ्रू की है, तो हम अगर एक चीज़ बताई हुई है तो अनक्लियर लिखेंगे, और अगर दोनों बताई हुई हैं तो प्लस, और अगर कुछ भी नहीं बताया हुआ तो नेगेटिव। उसके बाद हम यहाँ पे जो है ब्लाइंडिंग ऑफ पार्टिसिपेंट एंड पर्सनल का बताया हुआ है कि उन्होंने अगर नॉट ब्लाइंडेड लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशनड है, तो आपका क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि हाई रिस्क ऑफ बायस हो जाएगा। और अगर है ब्लाइंडेड है तो फिर लो रिस्क ऑफ बायस, और अगर बताया हुआ है लेकिन सही से नहीं बताया हुआ, दैट मीन्स अनक्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है बाइंडिंग ऑफ आउटकम असेसमेंट। इसमें भी सेम है, आपका जो असेसर है जो लास्ट में आपकी इन्वेस्टिगेशन करता है कंप्लीट, वो ब्लाइंडेड है या नहीं है, ठीक है। अगर है तो फिर पॉजिटिव, नहीं है तो फिर नेगेटिव। उसके बाद हमारे पास आता है इनकम्प्लीट आउटकम डेटा। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि आपके जो ड्रॉप आउट्स हुए हैं, ठीक है, उसमें पहले तो हम ये देखेंगे हुए हैं या नहीं। अगर हुए हैं तो मेंशन्ड है, और अगर मेंशन है तो फिर उनको फर्दर जो है उनको एनालिसिस किया हुआ है कि इक्वली दोनों ग्रुप्स में ड्रॉप आउट हुए हैं, या फिर उनके रीजंस जो है वो हमें एक्सप्लेन किए हुए हैं या नहीं। अगर सब चीज़ें मिलती हैं तो हम पॉजिटिव लिखेंगे, अगर आधी मिलती हैं तो अनक्लियर लिखेंगे, और कुछ भी नहीं बताया हुआ तो हम नेगेटिव दे देंगे मार्किंग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिलेक्टिव रिपोर्टिंग। इसमें क्या हो जाता है, हम ऑब्जेक्टिव रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। और जो है अगर सारे वेरिएबल्स उन्होंने बताए हुए हैं तो फिर पॉजिटिव, अगर कुछ मिसिंग है तो फिर अनक्लियर, और कुछ तो नहीं बताया, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ज़ाहिर है उन्होंने रिसर्च की है, ठीक है, तो नेगेटिव और प्लस का ये इसमें आ जाता है। उसके बाद अदर बायस में फंडिंग आ जाता है। इसमें कोई एक भी दिया हुआ है फैक्टर, चाहे वो फंडिंग हो या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, एक भी फैक्टर दिया हुआ है तो आप प्लस लगाएंगे, ठीक है, और नहीं दिया हुआ तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। और क्या है कि अगर दिया हुआ है लेकिन अनक्लियर है तो फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कॉकरेन रिस्क ऑफ बायस टूल। और कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली कमेंट करें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।